नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 8। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट that Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle, is here, which is starting on every Sunday 11 a.m. in the morning. Enroll now for free. The link is in the description box below. You just have to use the code ARPITA10 ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. Now, how to enroll in the quizzes for free? You just have to download the app, Unacademy Learning app, and then you have to register and sign in on the app. Select your goal as UPSC CSE, enroll, and when prompted, enter the code ARPITA10 to activate your free plan. The many features of this quiz: compete, crack, conquer, 45 minutes, 60 questions, 6 sections, every Sunday, relative scoring to help you out in your UPSC CSE preparation. Apply the code ARPITA10. Now, आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में। इंडिया चाइना रिलेशंस, as far as the exam is concerned, is very important, not just because it is mentioned in the syllabus but also because of the fact कि ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा है। Now this image will tell you about these different sectors, जिसमें हमने इंडो चाइना बॉर्डर को डिवाइड करा है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। तो हम बात करें जो टोटल इंडिया चाइना की जो बाउंड्री है वो है 3488 किलोमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा एक बहुत ही लंबी बाउंड्री है, सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर दैट ऑफ द इंडिया एंड बांग्लादेश। नाउ वेयर डज द डिस्प्यूट अराइज? डिस्प्यूट की एक मेजर जो वजह है वो हमेशा से ही बॉर्डर का फुली डिमार्केटेड ना रहना है। ऐसा इसलिए है कि जो टेरेन है वो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड का है। अगर आप हिमालयस को देखें, बहुत ही सम ऑफ दी हाईएस्ट ऑफ द एल्टीट्यूड जो रिकॉर्ड करे गए हैं, चाहे वो माउंट K2 हो, चाहे वो नेपाल के अंदर हम देखते हैं जो हिमालयन रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय से भी ऊपर जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, ऐसे हाई टेरेन के एरिया में, और वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतने आसानी से नहीं बना सकते, तो वहाँ डिमार्केशन का तो बहुत ही मिनिमम पॉसिबिलिटी रहती है। और उस डिमार्केशन की सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कोई नॉर्मल प्लेन एरिया है, प्लेन रीजन है, तो वहाँ पे आप डिमार्केशन कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन यहाँ रह रही है या जो पॉपुलेशन दूसरे फ्रंट पे है उसके बीच में आपने लाइन ड्रॉ कर दी। लेकिन आप यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते कि उस हाई टेरेन के अंदर लोग ही नहीं रहते। इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, अगर आप बजट में भी देखें तो एक बहुत मेजर पोर्शन लगता है स्पेशली उन फोर्सेस को, उन यूनिट्स को डिप्लॉय करने के लिए जो कि हिमालयन रेंजेस पे देश की सुरक्षा करती हैं, बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज दैट दे नीड, बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट्स दैट दे नीड। ऐसी जगह पे नॉर्मल सिटीजन्स का रहना वहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, और इसलिए डिमार्केशन भी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन ही लगती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसकी कन्फर्मेशन का हमेशा डिस्प्यूट रहता है। हम कुछ समझते हैं और चाइना उसको किसी और तरीके से अपने परसेप्शन से देखता है। इसके लिए परसेप्शन मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, वो बात नहीं करना चाहता, और वो बात भी करता है तो अपने एक्सपेंशनिस्ट टेंस को दिखाता है, इसलिए परसेप्शन मैनेजमेंट की वहाँ पर भी दिक्कत होती है। अब जो साइनो इंडियन बॉर्डर है वो 3 तरीके के सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला वेस्टर्न सेक्टर, जो कि आप अक्साई चीन वाला रीजन देख सकते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये वेस्टर्न सेक्टर के अंदर आता है, जहाँ अक्साई चीन का रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है। तिब्बत जब चाइना ने अपने PLA के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स को जब वहाँ पे तैनात नहीं करा था और उसको इन्वेड नहीं करा था, उससे पहले हमारे पास कोई रीज़न नहीं था कि हम उसके ऊपर अपना जो मिलिट्री है उसे डिप्लॉय करें, क्योंकि बड़ा ही एक सिंपल एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी कि हम आइडियलिस्ट रहेंगे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को बनाया 1947 में। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही चाइना तिब्बत को अपना पार्ट बना लेता है, तो अक्साई चीन का रीजन जो वेस्टर्न सेक्टर है
जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद मिडल सेक्टर आता है, जो कि आपका है नेपाल और भूटान के बीच में जो सिक्किम वाला रीजन है, डोकलाम डिस्प्यूट जहाँ आप देखते हैं, वो मिडल सेक्टर का पार्ट है। और हम देखते हैं ईस्टर्न सेक्टर, जहाँ पे चाइना बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है हाल ही के दिनों में भी, वो है अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, जहाँ पे मैकमोहन लाइन का डिस्प्यूट है। धीरे धीरे हम इन सारे डिस्प्यूट्स को देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि केवल बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं, इकोनॉमिक फ्रंट पे, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे, और जो रिवर डिस्प्यूट है, चाहे वो ब्रह्मपुत्र रिवर का डिस्प्यूट हो, चाहे वो डैम्स की जो डिप्लोमेसी चाइना यूज़ कर रहा है उसका डिस्प्यूट हो, वो भी हम आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Now, this is a very important slide as far as the evolution and phases of ups and downs are concerned. अगर हम पूरे अपने 1947 के बाद से लेकर 2021 तक देखें, तो चाइना का जो रिलेशनशिप है विद इंडिया, वो कभी भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। वो हमेशा एक ऐसे लेवल पे रहा जहाँ पे हम हमेशा उसे फेस डाउन आप कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं दिसंबर ऑफ 1949 में इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को, पीआरसी को रिकॉग्नाइज करता है, ऐसे समय में जब यूएस ने, यूएन ने रिकॉग्निशन नहीं दिया था। क्योंकि हम जानते थे, कहीं ना कहीं हम ये समझते थे, स्पेशली पंडित नेहरू की ये फॉरेन पॉलिसी थी कि दो वो एनएम के सपोर्टर थे, लेकिन उनका हल्का सा जो बेंड था, बेंड ऑफ माइंड था, वो सोशलिस्ट था। और सोशलिस्ट ब्लॉक के अंदर वो चाहते थे कि चाइना और इंडिया, क्योंकि वो एक टाइम पे, एक समय में, एक ही टाइम फेज में वो दोनों कंट्री उभर रहे थे कि हम दोनों एक फ्रेंडली रिलेशन बनाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1950 में अक्टूबर में ही जो पीएलए थे, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी ऑफ चाइना, तो चाइनीज ट्रूप क्रॉस द साइनो तिब्बतन बॉर्डर एंड मूव टुवर्ड्स द लहासा तिब्बत। और इसी टाइम हम देखते हैं कि इंडिया ने भी इसको बहुत ही ज़्यादा जियोपॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसाइज़ करा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम आइडियलिस्ट हैं, हम ना ही किसी की रीजन को एक्सपेंशन के तहत लेना चाहते थे, ना ही किसी की सोवरेनिटी में क्वेश्चन उठाना चाहते थे। एंड फॉर दिस चाइना एंड इंडिया साइंड पंचशील डॉक्यूमेंट इन मई 1954। जो पंचशील की जो डॉक्ट्रिन है कि हम पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट करेंगे, किसी म्यूचुअल इंटरफेरेंस में, म्यूचुअल कोऑपरेशन में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस में नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में नहीं जाएंगे, सबकी सोवेनिटी और बॉर्डर जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि आगे चाइना ऐसा नहीं करता, और वो पंचशील डॉक्यूमेंट की जो सिग्नेचर उन्होंने किया था चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, वो बाद में ही उसको तोड़ते हैं। मार्च 1955 में इंडिया जो है वो फिर से ऑब्जेक्ट करता है, क्योंकि जो मैप ऑफ चाइना आता है, ऑफिशियल मैप ऑफ चाइना आता है, उसमें इंडिया की काफ़ी नॉर्दर्न फ्रंटियर की टेरिटरीज, इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ सिक्किम, एंड ऑल्सो जो पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर था इंडिया का, उसके भी काफ़ी पार्ट जो थे वो ऑफिशियल मैप ऑफ चाइना ने अपने में दिखाया। फिर हम देखते हैं कि जो सितंबर 1959 तक आते आते चाइना एक बहुत ही रिफ्यूज़ल वाले स्टेंस पे आ जाता है कि वो मैकमोहन लाइन को अपना मानने से ही मना कर देता है, उस डिमार्केशन को मानने से ही मना कर देता है। चाइना ये क्लेम करता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ मिलके मैकमोहन लाइन का डिमार्केशन कर दिया, लेकिन वो कभी उस डायलॉग में, उस एग्रीमेंट में थे ही नहीं, तो वो कैसे उस चीज़ को मान सकते हैं। ये चाइना का व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग द मैकमोहन लाइन। इसलिए हम देखते हैं कि जो डिस्प्यूट है और आगे बढ़ता है, और नवंबर 1962 में इंडो चाइना वॉर होती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, वो फेल हो जाती है, जो आइडियलिस्ट पॉलिसी थी वो फेल हो जाती है। अब फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है? काफ़ी डिप्लोमेट्स का और पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का ये कहना है कि जब इंडो पाक वॉर हुई, आई एम सॉरी, इंडो चाइना वॉर हुई, तो उस टाइम पे 1962 में चाइना बहुत एक्सपेंशनिस्ट स्टेंस में था, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनकी आर्मी जो थी वो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गई थी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से हो या फिर वेस्टर्न सेक्टर से हो, जैसे मैंने आपको पिछले मैप में बताया। ऐसा होने पर हमारी जो आर्मीज थी वो केपेबल नहीं थी। उनको जो पॉलिसी बताई गई, मिलिट्री पॉलिसी जो बताई गई, वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी, कि जहाँ तक आप आगे जा सकते हैं उसको अपना रीजन बना लीजिए। ऐसे में हो ये रहा था कि क्योंकि इंडिया का जो टेरेन है
वो नीचे की तरफ है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ तिब्बतन टेरेन एंड द हिमालयन टेरेन। जो सोल्जर्स थे वो ज़्यादा आगे जा नहीं पा रहे थे और कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इट ऑल्सो बिकेम अ मेजर फैक्टर फॉर द डिफीट इन द 1962 वॉर ऑफ इंडिया। इससे हमें पता चलता है कि फॉरवर्ड पॉलिसी फेल हो गई थी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ ही था और सिस्टम पूरा चरमरा गया था, फेल हो गया था। फिर हम देखते हैं कि चाइना ने 1962 के बाद 63 में यूनिलैटरल सीज फायर का एग्रीमेंट साइन करा। दोनों देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, देन प्राइम मिनिस्टर, वो मिले और उन्होंने सीज़ फायर का एक एग्रीमेंट साइन करा। यूनिलैटरल सीज़ फायर का एग्रीमेंट है, लेकिन ये सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट है, अगर आप इसको देखें तो इसमें ज़्यादातर जो पावर है, ज़्यादातर जो डोमिनेंस है वो चाइना की दिखती है। इसलिए जो मैकमोहन लाइन की जो डिमार्केशन है, जो हम आगे मैप में देखेंगे, जो इंडिया ने अपनी तरफ से बनाई, इंडिया ने अपने साइड से जो कन्विक्शन के साथ पेशकश की, उसको चाइना ने नहीं माना और चाइना ने कहा कि हम 20-20 किलोमीटर पीछे हो रहे हैं, लेकिन ये जो टेरिटरी है ये भी हमारी है। इससे पता चलता है कि चाइना का कितना हैवी एक्सपेंशनिस्ट स्टेंस है। 1986 में हम देखते हैं कि फिर से जो चाइना का डिस्प्यूट है वो इस बार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जाता है, जब बीजिंग एक्सप्रेस के नाम से जो न्यूज़पेपर है उसमें लिखा आता है कि स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ओवर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। इस तरीके से जो 86 तक आते आते 87-86 तक, यानी कि लेट 1980s तक आते हुए चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप जो था वो सुधरता हुआ नहीं नज़र आ रहा था। देयर वर नो ग्रीन शूट्स विजिबल, जस्ट लाइक इन द इकोनॉमिक कॉरिडोर वी से कि ग्रीन शूट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसी तरीके से जियो पॉलिटिकली भी कई बार एडिटोरियल्स में ग्रीन शूट्स का मेंशन होता है। ग्रीन शूट्स मतलब समथिंग विच कैन हेल्प होप, आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल लेवल पे। 1991 में हम देखते हैं कि चाइनीज़ प्रीमियर ली पेंग जो है वो इंडिया विजिट करते हैं और ये वो टाइम है जब जियो पॉलिटिक्स में से दिखने लगा कि इंडो चाइना रिलेशन सब सुधरेंगे। लेकिन 1998 में चाइना जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट कंडेम करता है, ओपनली कंडेम करता है, और जो पोखरान के जो हमने टेस्ट करे थे उसको यूएन के अंदर भी हेविली क्रिटिसाइज करता है। इसी टाइम हम देखते हैं कि रीओपनिंग ऑफ द लद्दाख कैलाश मानसरोवर रूट होता है और उससे एक होप दिखती है कि हो सकता है कि रिलेशनशिप अब उतने बिटर ना हो जितने पहले थे। फिर 2006 में हम देखते हैं कि रीओपनिंग होती है नाथुला पास की सिक्किम में, जो कि बहुत एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। अगर आप नाथुला पास को देखेंगे, सिक्किम को अगर आप मैप में देखेंगे, इंडियन मैप में, तो वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एज फार एज द इंडिया एंड चाइनीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस आर कंसर्न। ये 1962 के बाद पहली बार था 2006 में कि नाथुला पास रीओपन हुआ। 2010 में हम देखते हैं कि चाइना फिर से एक बिटर रिलेशनशिप के साथ आता है और इस बार सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत वो इंडिया के अगेंस्ट जाता है। डिप्लोमेसी देखिए दो तरीके की होती है। द फर्स्ट वन इज़ द हार्ड डिप्लोमेसी वेयर यू आर एक्वायरिंग द लैंड, आप एग्रीमेंट्स करते हैं, मिलिट्री का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सॉफ्ट डिप्लोमेसी वो होती है जिसमें आप एग्रेसिव नहीं हैं, लेकिन आप सामने वाले देश को बताना चाहते हैं कि वो आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आपकी जो मांगे हैं, उनको माने। नॉर्मल लेवल पे जब भी कोई भी सिटीज़न किसी भी नेशन स्टेट का बाहर जाता है तो पासपोर्ट के जो पेजेस होते हैं उसके ऊपर एक स्टैंपिंग होती है। लेकिन चाइना ने क्या करा, चाइना ने अपने स्टेपल्ड वीज़ा जो थे वो लॉन्च करे फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 2010 इन ऑर्डर टू सिग्निफाई कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं या जो अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, ये उन्हीं के तो लोग हैं, ये इंडियन नहीं, ये उन्हीं के लोग हैं। ये था उनका स्टैंस स्टेपल्ड वीज़ाज देने का। स्टेपल्ड वीज़ाज में स्टैंपिंग नहीं होती, स्टेपलर से चिट्स लगाई जाती हैं और इन चिट्स को अगर आप हटा दें तो कोई भी प्रॉपर फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं रहता है दैट अ पर्टिकुलर पर्सन हैज़ विजिटेड अ नेशन और नॉट। तो इसको एक सॉफ्ट लैंड डिप्लोमेसी की तरीके से 2010 में चाइना ने यूज़ किया।
2013 में 3 साल बाद ही चाइना ने फिर से अपना इंट्रूजन यानी कि घुसपैठ की कोशिश करी, लेकिन इस बार वो फेल हो गया क्योंकि इंडियन आर्मी ने अपना बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर लिया था 2013 तक आते हुए। 2014 में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट शिंग जो हैं वो विज़िट करते हैं इंडिया को और $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात होती है। लेकिन जिस समय में 2014 में चाइना के प्रेसिडेंट आते हैं, उसी टाइम में हम देखते हैं कि एक्सपेंशनिस्ट स्टैंस चाइना की फोर्सेस कर रही थी बॉर्डर पे। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा ये चेस गेम की तरीके का एक रूप ले चुकी है डिप्लोमेसी, कि जहाँ पे लीडर्स मिल रहे हैं वहीं पे उसी एग्जैक्ट टाइम बॉर्डर्स पे डिस्प्यूट और बड़ा और गहरा होता जा रहा है। 2015 में हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने चाइना विज़िट की और 2017 तक आते हुए हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है डिक्लाइंड द चाइनीज़ इन्विटेशन टू द बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव, बट इन द सेम ईयर इंडिया ऑल्सो एडमिटेड टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरफ इंडिया 2017 में इन्विटेशन को रिजेक्ट कर देता है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, लेकिन दूसरी ही तरफ इंडिया एससीओ में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एडमिट हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अब एक आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, अब एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी हो चुकी है जो समय के साथ चेंज होती है, जो बहुत ही डायनेमिक है, जो समझती है कि सामने वाली जो नेशन है या सामने वाली जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहती हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट से हम उसे चेंज करते हैं। We can also understand it from the perspective of power politics and national interest. ये कुछ इमेजेस हैं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं 1962 की इंडो चाइना वॉर को दिखाते हुए। ये है नाथुला पास, द फर्स्ट इमेज जो सिक्किम में है, और ये मैप में भी आप देख सकते हैं कि मानसरोवर लेक, अब जो रास्ता है जो जो पाथवे बनाया गया बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO मानसरोवर यात्रा के लिए, और मैप में आप देख सकते हैं कि जो नाथुला पास है सिक्किम का जो पास है ये बहुत एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। ये आपको मैप दिखाएगा, ये जो पूरी इमेज है कि जो तिब्बत का जो रीजन था, इतना सारा रीजन चाइना ने एक्वायर कर लिया, जिसके बाद पंचशील डॉक्यूमेंट जो है वो साइन होता है। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये PLA का इन्वेजन के दौरान ली गई फ़ोटोज़ हैं, जो वो इन्वेड कर रहे थे दी तिब्बत रीजन। एंड दिस इमेज विल टेल यू अबाउट द मैकमोहन लाइन। ये डिमार्केटेड लाइन थी मैकमोहन लाइन, ये येलो लाइन जो है आप देख सकते हैं वाली। और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको रिवर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र जिसे सेंगपो के नाम से जाना जाता है चाइना में। और ये सबसे ज़्यादा हाल ही में आया हुआ अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है, ये वाला रीजन सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट में है। अब देखते हैं इसको काउंटरएक्ट करने के लिए इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है। इंडिया जो अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ करता है उसका नाम है 3 prong स्ट्रैटेजी। 3 prong बिल्कुल एक ट्राइडेंट की तरह है जो कि गॉड लॉर्ड शिवा के पास होता है। ये जो ट्राइडेंट है, ये जो 3 prongs हैं, इनमें फर्स्ट prong जो है वो बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल इंगेजमेंट को शो करता है कि हम चाइना के खिलाफ ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे, हम मल्टीलेटरल और बायलेटरल इंगेजमेंट दिखाएंगे, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो शंघाई कॉरपोरेशन हो, चाहे वो रशिया इंडिया चाइना यानी कि रिक हो। वहाँ पे हम लड़ेंगे नहीं, अपना कोई स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट नहीं देंगे, कोई स्ट्रॉन्ग कमेंट नहीं करेंगे। सेकंड वन इज़ द सेकंड prong। जो सेकंड prong है वो है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़, कि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर, चाहे आपने जैसे देखा पोखरान टेस्ट में, या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, हम नेवल एक्सरसाइजेस करेंगे और अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, एडवांसमेंट करेंगे। और थर्ड prong जो है, जो थर्ड चीज़ है वो है USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम जैसे 4 महाशक्ति
यूएसए तो महाशक्ति आप कहेंगे ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम को एज फार एज दी सदर्न एशिया एंड दी एशियन पार्ट इज कंसर्न, वहाँ पे भी आप इनको स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में यूज़ करेंगे अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने डिफेंसिव कोऑपरेशन के लिए, इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट चाइना। कैसे? यूएसए का ट्रेड वॉर होता है चाइना के साथ, और यूएसए का साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा परेशान है। उसी की वजह से चाइना और यूएसए के डिस्प्यूट होता है। ऐसे टाइम पे अगर हम यूएसए के एलाई बन के रहें, यूएसए के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करें, तो चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हम चाइना को काउंटरैक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहता कि इंडियन ओशियन के अंदर चाइनीज़ एक्सपेंशनिस्ट नेवी ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा उसका डोमिनेंस हो। जापान जो है, जो कि एक इम्पीरियलिस्ट पावर था किसी ज़माने में, और जो अब यूएसए के डिफेंस डायलॉग और डिफेंस एग्रीमेंट के अंडर डायरेक्टली पार्टनर है, वो भी हमें बहुत एज प्रोवाइड करता है, बिकॉज दी चाइना एंड दी जापान आर ऑल्सो एट सम पॉइंट और दी अदर in certain dispute regarding the South China Sea and some island nations. And the same goes for Vietnam as well. अब हम देखते हैं कि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट स्टैंस है, ये बनी कैसे, इसकी डॉक्ट्रिन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जनरेशन कैसे हुई। देखिए, माओ जेडोंग का जो चाइना था, उसकी डॉक्ट्रिन आप ट्रेस बैक कर सकते हैं सुनजू, जो कि एक मिलिट्री लीडर थे चाइना के एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन में। उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। उस आर्ट ऑफ वॉर नामक बुक में आपको एक टेक्निक देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। ये डिवाइड एंड रूल टेक्निक नहीं है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। ये टेक्निक ये कहती है, जो कि एक्सपेंशनिस्ट स्टैंस को शो करती है कि हम एक्सपैंड करेंगे, ये कहती है कि चाइना को एंशंट जो चाइनीज़ एम्पायर है वो बनना चाहिए, और इसको बनाने के लिए पीस बाय पीस टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई चीज़ 100% में नहीं ले सकते, तो आप उसको 5, 2, 3, 4 ऐसे कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिवाइड कर लीजिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सलामी जो होती है, जो मीट प्रोडक्ट है सलामी, उसको आप स्लाइस की तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे डिविजन्स में उसको आप डिवाइड करें और उसको फिर कंज्यूम करें। इसको बोलते हैं सलामी स्लाइस टैक्टिक ऑफ चाइना। इसको यूएसए की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इसको ये नाम देती है, ये कोई फॉर्मल नाम नहीं है। संजू द आर्ट ऑफ वॉर में ये जो बुक है, इसके अंदर भी आपको डिवाइड एंड कॉन्कर का टर्म मिलेगा, लेकिन सलामी स्लाइस का नहीं। सलामी स्लाइस एक इनफॉर्मल मेथड है जिसको हम बता सकते हैं दैट हाउ द चाइना एंड द गवर्नमेंट इज़ यूजिंग इट अगेंस्ट इंडिया। चाहे वो डोकलाम डिस्प्यूट हो, चाहे वो हमारा चिकन नेक वाला डिस्प्यूट हो, सारा जो इतना भी डिस्प्यूट है वो सलामी स्लाइस टेक्निक के ऊपर ही आधारित है। इसलिए आप देखेंगे कि सलामी स्लाइस की जो टेक्निक है उसमें आप एक डेटा है कि 15 राउंड की नेगोशिएशन हो चुकी है इंडिया की और चाइना की। और ये जो नेगोशिएशन हुई है ये बहुत बड़े लेवल पे, कमांडर लेवल मीटिंग्स, जो कि आप आज भी न्यूज़ में देखते हैं, वो हैं 1988 से लेकर 2003 तक। ये स्टैंड से कहता है, इस्लामी स्लाइस की ये टैक्टिक ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशन करो, इतनी नेगोशिएशन करो जब तक सामने वाला जो है, जो ओपोनेंट है, जो एनिमी है, वो थक ना जाए। एंड वंस दे आर टायर्ड यू कैन ऑलवेज यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड योर सेल्फ। मानिए कि आपके पास किसी टेरिटरी के 10 पार्ट्स हैं और चाइना उसको लेना चाहता है बाय द टेक्निक ऑफ सलामी स्लाइस, तो वो आपसे नेगोशिएशन करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आप थक जाते हैं। और आप देखते हैं जब तक आप थकते हैं और आप बोलते हैं कि देखते हैं, लेना है तो आप लीजिए, उस टाइम तक आते हुए चाइना जो है आपकी जो 4 टेरिटरीज उनको ले चुका होगा आउट ऑफ योर 10 टेरिटरीज। और जब आप बोलेंगे कि आपने 4 क्यों लिया, तो चाइना का जो एफर्मेशन है वो होगा लेजिड डिमांड एफर्मेशन, जो कि ये बोलेगा कि आपने 4 तो हमें दिया, अब 5वीं भी तो हमारी लेजिड डिमांड ही होगी, तभी तो वो हम ले रहे हैं आपसे। और इस तरीके से चाइना जो है वो एक्सपेंशनिस्ट स्टैंस फॉलो करता है। आप ये देखें, डोकलाम जो स्टैंड ऑफ
जो हुआ था भूटान और भूटान का जो पार्ट है जो सिक्किम से अटैच्ड है, ये डोकलाम स्टैंड ऑफ है। अगर आप मैप के अंदर देखें, अगर सलामी स्लाइस की टेक्निक यूज़ करके चाइना ने किसी भी तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, जो कि करा था, अब उसको हटा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से, मिलिट्री टैंक्स वहाँ पे रखने से होगा ये, जो हमारा छोटा सा जो रीजन है वेस्ट बंगाल, सिक्किम और ये बांग्लादेश का, जो जिसे हम चिकन नेक्स भी बोलते हैं, ये चिकन नेक कट ऑफ हो जाएगा। चाइना ये चाहता है, और अगर ये एक बार यहाँ से कट ऑफ हो गया तो फिर जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उसकी चाहे डिफेंस सप्लाई हो, वो मेजर जो लैंड मास है इंडिया का, उससे कट ऑफ हो जाएगा। और यही चाहता है चाइना, इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से सलामी स्लाइस की टेक्निक को यूज़ करता है, चाहे वो लेजिट एफर्मेशन वाली टेक्निक हो, चाहे वो सलामी स्लाइस की टेक्निक हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रेशर की टेक्निक हो। उसी एक टेक्निक में आते हैं रिवर और डैम की डिप्लोमेसी। क्योंकि इंडिया और चाइना का ना तो कोई बॉर्डर डिमार्केशन प्रॉपर है और उसी के लिए डिस्प्यूट होता है, उसी तरीके से हमारी चाइना के साथ कोई भी फॉर्मल वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है, और इसी की एब्सेंस की वजह से हमारी जो डिस्प्यूट है वो फिर से अराइज होती है, चाहे वो रिवर वाला पार्ट हो। हमारे पास केवल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, MOUs हमने कुछ साइन करी हैं, उसी के बेसिस पे हम अपनी डैम डिप्लोमेसी या वाटर डिप्लोमेसी को चलाते हैं। आपको समझना ही होगा कि यारलुंग सांगपो, जो कि नॉर्मल भाषा में आप जैसे ब्रह्मपुत्र नदी या ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानते हैं, उसका 18% जो पानी है वो केवल ग्लेशियल मेल्ट से आता है, जो कि तिब्बत का है, और बाकी का सारा रेस्ट इंडियन टेरिटरी की रेनफॉल से आता है। अब इतना ज़्यादा जो पानी है जो रेनफॉल से आता है इंडिया में, फिर भी हम देखते हैं कि इंडिया का टेरेन थोड़ा नीचे है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द तिब्बतन प्लेटू। जितना भी हैवी वाटर है, जितना भी कंसनट्रेटेड वाटर है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर से निकल रहा है, वो सारा ड्रेन होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वाया दिस। इन दिस मैप यू कैन सी दिस, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमने MOU साइन करे हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक बात बोली गई है कि हाइड्रोलॉजिकल जो डेटा है वो शेयरिंग होनी चाहिए उसकी इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन ये शेयरिंग पे भी इंडिया और चाइना एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं आए कि वो नॉन मानसून या मानसून सीजन में शेयर करना चाहिए डेटा, क्योंकि कोई इसका पर्टिकुलर टाइम नहीं है। इसलिए इस हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर के लिए भी डिस्प्यूट होता रहता है। काफ़ी बार सैटेलाइट इमेजिंग से ये भी शो हुआ है कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो डाइवर्ट करता है चाइना अपने उन कुछ इलाकों में, जिन इलाकों में पानी की कमी है। उससे होता यह है कि इंडिया में पानी की कमी हो जाती है, और जब इंडिया इसको ग्लोबल लेवल पे उठाता है, ग्लोबल लेवल पे लोगों को और दूसरे देशों को बताने की कोशिश करता है, तो चाइना उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ करता है उस बात का। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एक ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो चाइना है, जांगमू डैम जो है चाइना का, वो 2015 में ऑपरेशनलाइज्ड हो गया, जो आप यहाँ पे रेड कलर से देख सकते हैं। इसके ऑपरेशनल हो जाने के बाद होगा ये कि जो ब्रह्मपुत्र का जितना भी एक्सेसिव वाटर है, चाइना के पास ये पूरी पावर है कि वो डैम को खोले और सारा जो एक्सेसिव वाटर है वो फ्लड के रूप में नॉर्थ ईस्ट रीजन को फ्लड पूरा कर दे, और डिज़ास्टर एक ले आए, और उसके लिए हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इतने प्रोन भी ना रह पाए। हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो डिस्प्यूट है और बढ़ गया 2017 में, जब इंडिया को कोई डेटा ही नहीं मिला, हाइड्रोलॉजिकल डेटा, कि कितना पानी कहाँ पे गया और कितना पानी कहाँ पे डाइवर्ट नहीं किया गया। कुछ 5 मेजर डैम्स जो कि आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ेंगे, वो है डागो डैम, जेक्सू, जांगमू, जियाचा। ये सारे जो डैम्स हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द डैम डिप्लोमेसी। आपको मिलिट्री भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको इकोनॉमिक फ्रंट पे किसी को डेड ट्रैप में फंसाने की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव द डैम्स, ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको बस अपने डैम खोलने हैं, और जो नीचे की जो कंट्री है उसका जो सिटीज़न है, उसके जो स्टेट है, उसकी जो गवर्नमेंट है, वो डिज़ास्टर को ही मैनेज करते हुए अपने सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देगी। ये मानना है चाइनीज़ डिप्लोमेसी का। अब ऐसा क्यों होता है कि चाइना और इंडिया के बीच में इतने डिस्प्यूट हैं? देखिए, इसका सिंपल सा जो कारण है, जो डिप्लोमेट्स बताते हैं, वो है जियो स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिशन।
पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि जो चाइना का जो राइज हो रहा है उसी के साथ साथ आप देखें इंडिया का भी राइज हो रहा है। दोनों नेशन स्टेट जो हैं वो 1949 या 1947 के अराउंड बने। उसके बाद दोनों का जो साइज़ है वो काफ़ी ह्यूज है। इंडिया का भी अगर आप साइज़ देखें बहुत ज़्यादा ह्यूज, चाइना का भी बहुत ज़्यादा ह्यूज साइज़ है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ लैंड मास हो या ऑल्सो जो पॉपुलेशन है वो भी दोनों की लार्ज है। एक फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है एक के पास और दूसरा सेकंड पे है। लोकेशन भी हम शेयर करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और सबसे जो बड़ी बात है उसमें ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ में यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हाई है, हाईयर एस्पिरेशन है लोगों में, इसलिए वो क्लैश का कारण बनता ही है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी लाता है और अपने मिलिट्री बेसेस और अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर्स वो खोलने की कोशिश करता है, इस तरीके से आप मैप में देख सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उसी तरीके से उसी को काउंटरएक्ट करने के लिए इंडिया भी अपनी स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स की थ्योरी को आइलैंड नेशंस जो हैं जैसे मालदीव्स, डिएगो गार्सिया, मॉरिशियस, मेडागास्कर, सिचल्स, एजम्पशन आइलैंड, अगालेगा आइलैंड्स, यहाँ पे भी डिप्लॉय करता है। ये बिल्कुल चेस गेम की तरह है जहाँ पे जो सामने वाला प्लेयर है जैसे ही वो कोई मूव करता है तो उसके सामने वाला प्लेयर भी अपना नेक्स्ट मूव करता है। इन सारी चीज़ों के मिस्ट इन सारी चीज़ों के बीच में अगर हम देखें तो एक होप भी है। वो होप क्या है? जैसे काफ़ी सारे जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस होते हैं, आप इस मैप्स के ज़रिए समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस में इंडिया से और चाइना से भी पायरेसी होती है, चाहे वो मूवीज़ की पायरेसी की बात हो, चाहे वो बुक्स की बात हो, चाहे इवन डेटा की। इस एंटी पायरेसी ऑपरेशन के तहत इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट किया है विच वाज डन इन 2014 टू काउंटरएक्ट दीज पायरेट्स जो कि सोमालिया सदर्न अफ्रीकन नेशंस में अपना ये पूरा नेटवर्क जिन्होंने बनाया हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं नेवल कोऑर्डिनेशन की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो चाहे वो इंडियन ओशियन में हो। और इंडिया और चाइना ने समय समय पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी करी हैं, जैसे हैंड इन हैंड 1, हैंड इन हैंड 2, हैंड इन हैंड 3, 4, 5 और जॉइंट सीनो एक्सरसाइजेज भी, जैसे जॉइंट सीनो 1, जॉइंट सीनो 2। फिर हम देखते हैं कि BCIM कॉरिडोर और RIC, ब्रिक्स, SCO और G20। अब इसमें बात ये आती है कि RIC क्या है। RIC रशिया, इंडिया और चाइना का एक ट्रायंगुलर ग्रुपिंग है विच वॉज मेड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कैपिटल नेशंस लाइक अमेरिका। BCIM में हम देखते हैं कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि एक रोड की तरह बनाता है। अगर आप यहाँ पे देखें इकोनॉमिक कॉरिडोर इधर की तरफ फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश टू म्यांमार एंड चाइना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है जिससे कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दे सकें। फिर हमारे पास आता है G20 जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। फिर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए है। ब्रिक्स जो कि एक मल्टी लैटरल कोऑपरेशन है जो कि 2009 में इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें आपका रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका एंड चाइना इज़ ऑल्सो अ पार्ट। अब ये बात तो रही कि हम होप की कैसे में बात कर सकते हैं रिलेशंस में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बदलते समय के साथ, बदलते हुए टाइम के साथ, बिकॉज ऑफ द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड, what are the contemporary changes in the diplomatic power politics of China। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है द न्यू डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक वेपन बाय द नेम डेट ट्रैप, ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। चाइना की पॉलिसी है कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से जो छोटे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक मंगोलिया, लाइक किर्गिस्तान,
जो एशिया के अंदर छोटे कंट्रीज़ हैं, जो इंडिया के ऊपर हैं, नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर अगर आप देखें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर जो सेंट्रल एशिया में भी हैं, या जो छोटे नेशंस हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, इवन श्रीलंका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना और वहाँ के देशों को बोलना कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे अंडर डेवलप्ड देश जब देखते हैं बाहर से आता हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ चाइनीज़ कंपनीज़ और बहुत ह्यूज अमाउंट में, वो उनको एग्रीमेंट के तहत अपनी सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए एग्री करते हैं। वंस दे एग्री, चाइना अपना पोर्ट बनाएगा, एयरपोर्ट बनाएंगे, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड हैवी जो इंडस्ट्री का सेटअप है, वो चाइनीज़ कंपनी वहाँ पे करती हैं। एंड वंस दे आर डन विद दैट, जब बारी आती है उस पैसे को वापस लेने की, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं पे कर पाती। और इनफैक्ट चाइना बोलता है कि अगर आप पे नहीं कर सकते, कोई नहीं, आप ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है, ये जो कंपनी, ये जो एयरपोर्ट है, ये आप चाइना को दे दें वापस। ऐसे पोर्शन में क्या होगा कि वो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसके अंदर जो एयरपोर्ट है वो चाइनीज़ प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इससे सोवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होता है, और इससे ये बात भी पता चलती है कि चाइना जो है वो अपने छोटे छोटे कॉलोनीज़ बनाता जाएगा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसका सबसे हाल ही में एग्जांपल आप देख सकते हैं, हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान तो इसका एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है। और इससे होगा ये कि डेट ट्रैप में वो कंट्रीज़ जो है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो फंस जाएंगी। दे विल बी ट्रैप्ड इन दैट काइंड ऑफ अ साइकिल। इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाहर के जो बड़े बैंक्स हैं जैसे वर्ल्ड बैंक या फिर IMF या फिर ADB, वो भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनमें अगर आप एशियन बैंक्स देखें, ज़्यादातर जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी मेजॉरिटी जो फंडिंग है वो भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब पाकिस्तान का जो मॉडल है वो है अमेरिका, आर्मी और एटम बॉम्ब, मतलब 3A मॉडल। इस 3A मॉडल में आर्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्मी के लिए पाकिस्तान जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो सारा चाइनीज़ से प्रोक्योर करता है। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करती रहती है टाइम टू टाइम। उससे होता यह है कि इंडिया को भी अपडेट रखना पड़ता है खुद के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, जो कि एक आर्म्स रेस, एक इनडायरेक्ट आर्म्स रेस को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये एक नया कंटेम्प्रेरी ओवरलुक है कि इंडो चाइना रिलेशंस आगे कैसे जा सकते हैं। इसी को काउंटरएक्ट करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है कि वो इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाए बड़े प्लेटफॉर्म पे, और उसको काउंटरएक्ट करे विद द हेल्प ऑफ नेशंस लाइक USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड वियतनाम। और इंडिया ने हाल ही में ऐसा करा भी है, व्हेन इंडियन PM इन वन ऑफ द ऑनलाइन समिट्स with Japan discussed the economic policies and the economic opportunities as far as the India and Japan relations are concerned. जापान के अंदर जो लोन है वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और इंडिया वहाँ से लोन लेने की एक इच्छा जाहिर करता है इंटरनेशनल फोरम पे, अभी कोविड-19 के समय पे ही। इससे होगा ये कि जापान और चाइना जो है वो डिस्प्यूट पे रहते हैं, और हमें लोअर इंटरेस्ट रेट पे जापान से लोन भी मिलेगा, और उस मनी को, उस इन्वेस्टमेंट को वी कैन यूज़ इट समवेयर एल्स यूजिंग अ डिप्लोमेसी। ऑल्सो चाइना कोविड-19 के बाद एक इंटरनेशनल फियर मॉन्गरिंग का पार्ट भी बना है, और इंडिया एक अच्छे कंट्री के रूप में लोगों के सामने आया है और दूसरे नेशंस के सामने आया, चाहे वो अंडर डेवलप्ड नेशंस हों, डेवलपिंग हों या डेवलप्ड नेशंस हों, एज फार एज द कोरोना वैक्सीन डिप्लोमेसी इज कंसर्न। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।